देखिए दिवाकर जी बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आपके साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है, ये बहुत ही बारीक लाइन है। क्या ये जितने भी यंगस्टर छोड़ दीजिए, जो इवन बुजुर्ग जिनके हाथ में मोबाइल है और वो 10-10, 20-20 सेकंड की रील एक दिन में 200-300 स्क्रॉल कर जाते हैं, वो फर्क देख पाते हैं कि ये जो परोसा गया ये सही है या गलत है? क्योंकि उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, दिमाग में सारा कुछ स्टोर हो रहा है। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जेन ज़ी एक बहुत ही पावरफुल जनरेशन और बहुत ही ज्यादा वनरेबल जनरेशन भी है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में इंस्टाग्राम को आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है, फेसबुक को आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है, और उसकी वजह से आपको एड्स दिखाई जा सकती हैं। और आपने देखा होगा, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, उससे पहले आपके पास उसकी रील्स आ रही है कि भाई मैं यहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, उससे पहले आपके पास रील्स आ जा रही है, और आप को पता नहीं चल रहा कि ये हो कैसे रहा है। आप किसी से मिल रहे हैं और शाम को उसका पता चल जा रहा है कि मैं और मनज हम लोग सब यहाँ पर बात ही कर रहे थे कि ऐसा क्या है, ये एल्गोरिदम क्या है? ये सर, एल्गोरिदम इज प्योर योर आपकी जो भी साइकोलॉजी है, ये देयर आर साइंटिस्ट हु आर सिटिंग देयर जो कि आपके एक्शंस को ट्रांसलेट कर देते हैं कि इस इंसान के अंदर किस तरीके की भावनाएं हैं, क्या है वो सोचता है, किस तरीके का इंसान है। आज की डेट में अगर मैं एक डरावना भी है, बिल्कुल डरावना है। मैं कह रही हूँ चलो किसी हिल स्टेशन चलते हैं और अभी हम बात कर रहे हैं अपने परिवार में, और वो रीलें आना शुरू हो जाती हैं कि भैया यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, यहाँ सस्ता होटल है। ये डरावना है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं प्राइवेसी इंसान की खत्म हो रही है। और अब जो सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि आप एआई एक्सपर्ट हैं, उस चिंता पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी। ह्यूमन इमोशन डालने की कोशिश एआई में हो रही है। ये एंथ्रोपिक के सीईओ ने अपनी बात में कही है कि अभी तक रोबोट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो घर का काम भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए इतने भूखे हो गए और इतना आगे बढ़ जाएंगे कि हम अपनी ही रेलेवेंस को, अपनी अहमियत को खत्म कर देंगे, खुद रोबोट बन जाएंगे? देखिए, एक चीज आपने जो बोली वो चाइना में पहले से ही बना दी गई है, जैसे रोबोट गर्लफ्रेंड का नाम दिया गया है। तो देखिए, ये आने वाली जनरेशन के लिए एक डिफरेंस क्रिएट कर पाना कि क्या असली है और क्या नकली है, क्योंकि आपके बारे में वो आपसे ज्यादा जानता है, तो वो आपकी इनसिक्योरिटीज को भी ज्यादा जानता है, आप क्या करने वाले हैं उसको भी ज्यादा जानता है। तो अगर वो आपकी इनसिक्योरिटीज को टच करता है, एक ऐसी चीज आपको बताता है जो आपका सॉफ्ट स्पॉट है, तो आप उससे कन्विंस हो जाते हैं। तो आपको अपनी आंख और कान खुले रखने हैं कि क्या असली है क्या नकली है। जैसे सर ने बताया कि उनकी वीडियो आ गई और उनको खुद नहीं पता, उन्होंने कभी ऐसी लाल कमीज पहनी ही नहीं। तो आने वाले टाइम में ये पता कर पाना कि क्या असली है क्या नकली है, ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। और जेन ज़ी को बहुत ही ज्यादा केयरफुल, और सिर्फ जेन ज़ी नहीं, आज के डेट में अगर हम बात करें बूमर्स की, अगर हम बात करें मिलेनियल्स की, हम भी इन के बीच में फंस जाते हैं कि क्या असली और क्या नकली है। तो मैं इसमें बस एक बात ऐड करना चाहूँगा। हम जब अभी जेनजीज के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसको एआई लिटरेसी बोला जाता है, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी से एआई लिटरेसी की तरफ आ रहे हैं। अभी इंडिया में जो एआई समिट हुई थी उसमें इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया था कि एआई का जो इफेक्ट है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जेनजीज के ऊपर है, एल्गोरिथमिक इफेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ जेनजीज के ऊपर है। अगर हम फेसबुक देखें, टुडे फेसबुक ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली ओल्डर जनरेशन ज़्यादा यूज़ करती है यंगर जनरेशन के मुकाबले, और फेसबुक से ज़्यादा एल्गोरिथमिक टारगेटिंग हम इतनी देखते नहीं है बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले। तो इसलिए ये एआई लिटरेसी और एल्गोरिथमिक लिटरेसी ये सारी जनरेशंस में ज़रूरी है कि हम डेवलप करें, और पॉलिसी और रेगुलेटरी स्फीयर से भी इसकी तरफ देखा जाना चाहिए कि इससे कैसे हम रोक सकें और कैसे हम इंश्योर करें कि एवरीथिंग गोज टुवर्ड्स अ कंस्ट्रक्टिव स्फीयर और एक पॉजिटिव माहौल देश में क्रिएट हो। देखिए, बहुत सुविधाजनक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने तो तैयारी की है सिविल सर्विसेज की, बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारा कंटेंट, आपको अखबार 10 पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके सारे पॉइंटर्स बनकर आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दिमाग को भी कुंद कर देगा? क्योंकि आप जैसे पहले अगर आपको याद हो तो आप फोन नंबर्स याद रखते थे सबके, अब आपने वो छोड़ दिया, आपको अपने क्लोज रिलेशनशिप के नंबर याद नहीं होंगे, अपना नंबर याद नहीं होता कई बार तो। हाँ, 2 दिन। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं इंसान को जो पंगु बनाने की कोशिश भी है। मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं, सीधे वहां का रुख। इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और उसका ठीक से लाभ हुआ देश को तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो आगे बहुत बोझ आएगा। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी, तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। और इसलिए इस संवाद का एक महत्व मैं मानता हूं। और एक विशेष प्रसंग है
इतना बड़ा ध्वज, कुछ 30 या 40 फीट चौड़ा और 70-75 फीट लंबा, ऐसा आज यहां पर नागपुर नगरी में ध्वजोत्तोलित हुआ है। हम देखते हैं इतना बड़ा ध्वज है। छोटा ध्वज होता तो आपके हाथ में ध्वज है, छोटा सा है, तो एक कमची में उसको बिठा दिया है और आप हाथ से लहरा रही, चल सकता है, सब प्रमाण में है। लेकिन इतना बड़ा ध्वज है तो उसके लिए कितना विस्तृत बेस चाहिए और कितना ऊंचा ध्वजस्तंभ चाहिए, और उसको ऊपर चढ़ाने में मशीन को भी कितना परिश्रम पड़ा, ये सब आपने देखा है। तो विचार कीजिए कि ये ध्वज जिसका प्रतीक है, वह अपना भारत, वह अपने भारत की रीति नीति, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा और कितने ऊंचाई पर जाने से ये अच्छा लगेगा, ये हमारा दायित्व है। हम अपनी तुलना अन्य लोगों से न करें। हमारी युवा पीढ़ी पहले ये समझ ले, हम अमेरिका नहीं है, हम चीन नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं है, हम भारत है। तो भारत की आन बान शान की जो गरिमा है, उसको जो ऊंचाई चाहिए, उसको जो प्रकार चाहिए विकास का, उन्नति का जो पैमाना उसके लिए चाहिए, उसके आधार पर हमको अपने देश का और अपना स्वयं का विचार करना पड़ेगा। बाकी दुनिया अपने भौतिक उन्नति का केवल विचार करती है, लेकिन भारत में हम केवल भौतिक उन्नति का विचार नहीं करते, बोलते बोलते ये बोल देते, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती। हो गए।